अध्यापिका अटेंडेंस लगा रही थी। रोल नंबर 21, यस मैम। रोल नंबर 22, एब्सेंट है मैम। ऐसा कहते हुए नविता अपनी सीट पर खड़ी हो गई। क्यों, क्या हुआ उसे? अध्यापिका ने नविता से सवाल किया। मैम पता नहीं, पर आज नहीं आई, नविता ने उत्तर दिया। ओके सिट डाउन नविता। अध्यापिका आगे अटेंडेंस लगाने में व्यस्त हो गई। नविता का आज तीसरा दिन था। उसके पापा का ट्रांसफ़र राजकोट से सीधे कानपुर हुआ था, इसलिए नविता को अपना स्कूल बदलना पड़ा। प्रिंसिपल ने बहुत मुश्किल से उसका दाखिला यहाँ लिया था, वो भी उसके पापा के कहने पर कि मेरी बेटी आपका पिछला कोर्स कवर कर लेगी। कॉलेज के दूसरे दिन यानी कि कल ही उसकी अनुष्का से बातचीत होना शुरू हुई थी। अनुष्का एक सभ्य लड़की थी और नविता को अच्छी लगी थी, पर आज वो एब्सेंट हो गई थी। नविता एक शांत लड़की थी, किसी से जल्दी घुलना मिलना उसे पसंद नहीं था। इंटरवल में वो अकेले ही अपना लंच कर रही थी कि तभी ज्योति और अंजलि, जो क्लास में नए टाइप के बच्चों की खिल्ली उड़ाया करती थी, नविता के पास आकर बैठ गई। अनुष्का ने कल ही नविता को बता दिया था कि ये दोनों लड़कियां ठीक नहीं हैं, इनसे ज़्यादा बात मत करना। नविता के बालों में तेल लगा देखकर ज्योति चंपू कहकर उसका मजाक उड़ाने लगी और उसी के साथ अंजलि भी जोर जोर से हंसने लगी। नविता को ऐसी सोच वाली लड़कियों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दोनों अकेली होती और उसका मजाक उड़ाती तो नविता ये सोचकर टाल देती कि नालायकों के मुंह कौन लगे, पर पूरी क्लास के सामने उसका मजाक बनाया जा रहा था और ये बात नविता से बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी। इस तरह से अपनी पूरी क्लास के सामने खिल्ली बनते नविता से देखा नहीं गया और इस बात से नाराज होकर नविता रोते हुए स्टाफ रूम पहुंच गई। स्टाफ रूम में बैठी सारी टीचर किसी विषय पर बात कर रही थी और नविता का अचानक से यूँ रोते हुए अंदर आना देखकर वो सभी चौंक गई। उसे रोता हुआ देखकर सारी टीचर उससे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? नविता को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर उन बेमिजाज लड़कियों पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने सिसकते हुए वो हर एक बात बता दी जो उसके साथ उन लोगों ने किया था। उसने ज्यों का त्यों सब बता दिया। इस बात पर वहाँ बैठी सारी टीचर नाराज हो गई और लंच करना छोड़ उसकी क्लास टीचर तुरंत ही उसके क्लास में पहुँच गई। क्लास टीचर गुस्से में आग बबूला थी। अब तो उन्होंने ज्योति और अंजलि को पूरे क्लास के सामने उठक बैठक करने की सजा दे दी। अब ज्योति और अंजलि दोनों का ही मुंह उतर गया और दोनों मिलकर टीचर से माफ़ी मांगने लगी, पर क्लास टीचर ने उनकी एक न सुनी और डांट लगाकर उनसे उठक बैठक लगवाई। यह देखकर कुछ लड़कियां मुंह नीचे कर धीरे धीरे हंस रही थी। उन हंसती हुई लड़कियों को देखकर अंजलि और ज्योति का खून खौल गया। दोनों ने अब तक जो भी धाक उन लड़कियों के सामने जमाई थी वो सब मिट्टी में मिल गया था। अब तो वो दोनों नविता से अपनी बेइज्जती का जबरदस्त बदला लेने की सोचने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। ना नविता ने कभी उन दोनों से बातें की और ना ही उन दोनों को कभी नविता सुहाई। वो दोनों बस बदले की आग में झुलस रही थी। अब उस दिन के बाद से ज्योति और अंजलि से कोई भी लड़की नहीं डरती। जब भी दोनों किसी लड़की को परेशान करती तब सब उनकी शिकायत लेकर स्टाफ रूम पहुंच जाती थी। इससे आए दिन उन दोनों को सजा मिलती रहती, पर इसकी शुरुआत तो नविता ने की थी। नविता का व्यवहार देखकर उसकी सहेलियों की संख्या बढ़ती रही। भले ही वो पढ़ाई में ज़्यादा तेज नहीं थी, पर उसके सबकी मदद करने वाले व्यवहार को देखकर वो जल्द ही सबकी चहेती बन गई और ये बात ज्योति और अंजलि को जरा भी पसंद नहीं आती थी। कुछ दिनों के बाद कॉलेज में क्रिसमस का फंक्शन होने वाला था और इस बार यहाँ एक प्ले होने वाला था जिसमें अंजलि के साथ नविता और अनुष्का ने भी हिस्सा लिया था। पर फंक्शन के दिन ही अनुष्का को अचानक से पीरियड पेन शुरू हो गया, जिस कारण उसने अपना रोल करने से मना कर दिया था और उसके बाद उसका रोल ज्योति को मिल गया। उनके कॉलेज में एक और बात प्रचलित थी और वो ये कि टॉयलेट में भूत रहता है। ये लगभग सारे कॉलेज में एक सी कहानी होती है जो बचपन में लगभग सारे ही बच्चों ने अपने सीनियर्स के मुंह से सुनी होती है।
फिलहाल नविता के पिता ने उसे इतना निडर बनाया था कि वो अंधविश्वास पर जरा भी विश्वास नहीं करती थी। नविता तैयार होकर वॉशरूम में गई, पर ज्योति और अंजलि ने बाहर से कुंडी लगा दी। अब नविता क्या करती? नाटक भी शुरू होने वाला था। नविता जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, पर नाटक की तैयारी करने में कॉलेज का सारा स्टाफ स्टेज पर ही व्यस्त था। उसकी दरवाजा पीटने की आवाज़ कोई नहीं सुन पाया। अब नविता क्या करती? उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय दरवाजा खटखटाने के। दरवाजा पीटते हुए बहुत देर हो चुकी थी। अब नविता टूट चुकी थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो टॉयलेट की सीट को कवर करके बैठ गई। उसका मन घबराने लगा था और वो ये सोचकर कि क्रिसमस की 1 हफ्ते की छुट्टियां भी है और अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं तो यहाँ मर ही जाऊंगी। ये सोचकर उसका मन और दुखी हो गया। इंतजार करते करते लगभग शाम हो गई। रोशनदान से आने वाली रोशनी भी आना बंद हो गई और तब नविता जान गई कि अब तो रात हो गई है। उसका कॉलेज अब बंद हो गया होगा। उसकी क्लास टीचर ने उसे सारे क्लास में ढूंढा था, पर वो कहीं नहीं मिली। इससे निराश होकर उसका रोल भी किसी और को देकर स्टेज पर भेज दिया गया था। नविता यहाँ दुखी बैठी ही थी कि अचानक ही उसे तेज दुर्गंध महसूस हुई, जिस कारण उसने अपनी ड्रेस को ऊपर उठाकर उससे अपनी नाक को बंद कर लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है। अब नविता का ऐसा हाल था कि अगर उसे काटो तो खून न निकले। एक तो अंधेरा टॉयलेट और ऊपर से कुछ ऐसा हो रहा हो तो कल्पना की जा सकती है कि किसी का क्या हाल हुआ होगा। फिर भी नविता ने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसने देखा कि पीछे कोई नहीं था। अब उसके जान में जान आई कि ये उसका वहम था। उसके मम्मी पापा रात को उसे ढूंढते हुए जरूर यहाँ आएंगे, ऐसा उसने अपने आप को तसल्ली दी और अपने स्कूल की प्रार्थना का गीत गाने लगी। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि। इतना गाकर वो अचानक रुक सी गई। एक दूसरी आवाज़ भी उसे अपने साथ गाती हुई महसूस हुई। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। अब तो नविता इतना घबरा गई कि दोनों हाथों से मुंह छुपाते हुए वो जोर जोर से मदद को चिल्लाने लगी। कोई है? कोई आओ, दरवाजा खोलो जल्दी। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, खोलो। इतना कहकर नविता बहुत रोने लगी, पर कोई भी उसकी मदद को नहीं था। वो निराश होकर फिर से बैठ गई। तभी उसे अपने किनारे से एक आवाज आई। रो मत नविता, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। कौन हो तुम? नविता ने चीखते हुए पूछा। अरे चीखने की जरूरत नहीं है, मैं ही तो हूं। ये कहते हुए हरे रंग का एक प्रकाश लिए उसके सामने एक लड़की प्रकट हो गई। उसके शरीर से हल्के हरे रंग की रोशनी आ रही थी। वो एक दुबली पतली सी लड़की थी जिसने उसी के स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसे देखकर नविता का तो बुरा हाल हो गया था और वो फिर से भागकर दरवाजा पीटने लगी। रुको नविता, मैं पूरी नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो नविता के पास आ गई। मत आओ मेरे पास, मुझे कुछ मत करो प्लीज। नविता ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। नविता, नविता सुनो, डरो मत। देखो देखो इधर, मैं दूर खड़ी हो जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो दूर जाने लगी। अब नविता ने आंखें खोली
और डरते हुए कहा, तुम भूत हो ना? तो उस लड़की ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ नविता, जब आत्मा शरीर के अंदर हो तो इंसान जैसे तुम, और बाहर हो तो भूत जैसे मैं। तो नविता ने पूछा, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना? तो उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं नविता, अरे मैं ऐसा क्यों करूँगी? ये सुनकर नविता का थोड़ा तो डर कम हुआ, पर पूरी तरह नहीं, और उसने हल्के से डरते हुए पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम भूत कैसे बनी? ये सुनकर वो लड़की हंसने लगी, पर उसकी हंसी थोड़ी तीखी थी। ये सुनते ही नविता फिर से थर-थर कांप उठी। फिर उसने नविता को बताना शुरू किया, बात सन 1985 की है। मैं पिंकी वर्मा हूँ। उस समय कक्षा 11 में पढ़ती थी और अपने कोचिंग में साथ पढ़ने वाले लड़के अरुण से दिल लगा बैठी थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, पर हमारे प्यार के बीच एक लड़की आ गई जिससे आए दिन मेरा झगड़ा होने लगा, और एक दिन हमारा ऐसा ही झगड़ा हुआ था। मैं कॉलेज आई थी और उस दिन बहुत गुस्से में थी। फिर छुट्टी में मैंने इस टॉयलेट में रखा फिनाइल पी लिया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई, और तब से अपनी गलती की सज़ा मैं यहाँ टॉयलेट में भूत बनकर भटकते हुए भुगत रही हूँ। ये सब सुनकर नविता ने कहा, तुमने गलत किया, आत्महत्या जैसा पाप नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो उस लड़की ने निराश होते हुए कहा, हाँ गलत तो किया, मैंने ही बेवजह उस पर शक किया और गलती की थी, और मेरे मरने पर मेरा अरुण भी बहुत दुखी हुआ। अच्छा चलो, मैं तुमको अपनी सहेलियों से मिलवाती हूँ। तो नविता ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हारी सहेलियां भी है? तो उस लड़की ने कहा, हाँ नविता, आओ मैं उनसे मिलवाती हूँ। फिर टॉयलेट का गेट अपने आप खुल गया और नविता उस भूत पिंकी के पीछे पीछे चल दी। उस भूतनी के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था, नविता उसी में अपना रास्ता नाप रही थी। फिर चलते चलते अचानक सीढ़ियों के पास जाकर पिंकी रुक गई और नविता से कहा, चलो आओ, वो ऊपर के फ्लोर पर रहती है। ये सुनते ही नविता बहुत डर गई और उसने कहा, नहीं, ऊपर का फ्लोर बहुत डरावना है, मैं नहीं जाऊंगी। तो पिंकी ने नविता को समझाने के अंदाज में कहा, अरे क्या मैंने तुम्हें कुछ किया जो वो करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, आओ। अब नविता के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, और मजबूरन वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर फ्लोर का गेट खोलते ही नविता को 2 पीले रंग के गोले वहाँ हवा में दिखाई दिए, जो गेंद की तरह उछलते हुए नविता के पास आकर रुक गए, और फिर वो दोनों लड़कियों में बदल गए, और उन्होंने भी स्कूल ड्रेस पहन रखी थी। ये सब देखकर नविता का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उनमें से एक लड़की ने कहा, आओ नविता। अपना नाम सुनकर नविता और भी डर गई और उसने कहा, तुम दोनों भी भूत हो ना? तो उस लड़की ने कहा, हाँ नविता, मेरा नाम कविता निषाद और इसका नाम गीता कुमारी है। फिर नविता ने हिम्मत करके पूछा, तुम दोनों कैसे भूत बनी? तो कविता भूतनी ने बताना शुरू किया, मैं 1995 में 9वीं की छात्रा थी और मैं पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे आए दिन टेस्ट में 0 ही मिलता था। हर बार मेरे कमज़ोर होने की बात स्कूल से मेरे पिताजी तक जाती रहती थी, और एक बार इस सब से परेशान होकर मेरे पिताजी ने मुझे बुरी तरह से पीटा। जब मेरा छमाही की परीक्षा का रिजल्ट आया तो मैं फेल थी, और मुझे घर जाने पर अपना अंजाम पता था। इसलिए मैं डर के कारण यहाँ कॉलेज की छत से कूद गई और आत्महत्या कर ली। ये सब सुनकर नविता ने निराश होते हुए कहा, काफ़ी गलत फैसला था तुम्हारा। इस बात पर दुखी होकर कविता ने अपना सिर झुका लिया। अब बारी थी गीता की,
और उसने भी अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। मैं सन 2000 में 9वीं में पढ़ती थी और मैंने आत्महत्या नहीं की थी। हम सहेलियों में शर्त लगी थी कि कौन सेकंड फ्लोर की छत की बाउंड्री पर बिना डरे चल लेगा। मैं ये चैलेंज पूरा करने के लिए चढ़ गई थी, पर अचानक से ही मेरा पैर फिसल गया था और मैं नीचे गिरकर मर गई थी। और मेरी सहेलियों ने भी अपना मुंह नहीं खोला, जिससे आज तक सभी समझते हैं कि मैंने आत्महत्या की थी। इतना कहकर वो बहुत रोने लगी। उसके बाद नविता ने उससे कहा, पर गलती तुम्हारी थी जो इतना खतरनाक गेम खेलने चल दी। तो गीता ने निराश होते हुए कहा, हाँ गलती तो मेरी थी और मैं कब तक यहाँ पर भटकूंगी पता नहीं। अब क्या किया जाए। सभी की कहानी पूरी हो चुकी थी और तब चारों ने मिलकर अंताक्षरी खेलने का फैसला किया। नविता का डर अब लगभग खत्म हो गया था। वो लोग रात भर मजे से अंताक्षरी और चिड़िया उड़ी जैसे खेल खेलते रहे। तो कभी भागने दौड़ने का कविता, गीता और पिंकी प्रकाश की तेजी से भाग लेते और नविता उन्हें देखकर चिढ़ गई और खिसियाते हुए बोली, मैं तुम लोगों के साथ ये गेम नहीं खेलूंगी। तुम तीनों तो भूत हो, उड़ जाती हो, मैं कब तक डेन बनूंगी। तो कविता ने हंसते हुए कहा, अब पता चला नविता, भूत बनने का अपना एक अलग ही मजा है। अब नविता को भूख लगी थी पर वहाँ खाने को कुछ नहीं था। तो नविता ने उन तीनों से पूछा, तुम तीनों क्या खाती हो। तो पिंकी ने हंसते हुए कहा, अरे भूत बनने का एक और फायदा ये भी है कि कभी भूख नहीं लगती। इस पर गीता ने कहा, पर खाने का मन तो करता है ना। कल मुझे हलवे की महक आ रही थी। 5वीं कक्षा में कोई लड़की हलवा लेकर आई थी। तो नविता ने उससे पूछा, तुम्हें हलवा पसंद है क्या। तो गीता ने खुशी से चहकते हुए कहा, बहुत ज़्यादा। मेरी माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाती थी, पर अब तो वर्षों हो गए हलवा खाए। इतना कहकर गीता रोने लगी। तो पिंकी ने गुस्से में कहा, अरे कितना रोती है ये। तो कविता ने गीता को चुप कराते हुए कहा, पिंकी वो हमसे छोटे भी है ना। तभी पिंकी ने नविता से कहा, नविता, बाहर की दुनिया में और क्या क्या बदल गया। तो नविता ने कहा, जब तुम खत्म हुई तब से तो काफ़ी बदल गया। तभी पिंकी नविता के पास आई और उसने कहा, वो क्या होता है जिससे लड़कियां अक्सर टॉयलेट में अपने दोस्तों से बातें करती है। तभी नविता बोल पड़ी, अरे हाँ हाँ, उससे वो फोटो भी खींच लेती हैं। तो पिंकी ने कहा, मैंने तो कई बार लड़कियों को टीवी देखते हुए देखा है इंटरवल में, पर वो ये सब काम छिपा कर क्यों करती हैं। इस पर नविता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे वो मोबाइल है और कॉलेज में सभी को अलाउ नहीं है। तो तीनों ने एक साथ पूछा, मोबाइल। तो नविता ने बताया, हाँ अब हर आम लड़की के पास मोबाइल फ़ोन है। अरे यार, मैं तो भूल ही गई, मेरा मोबाइल फ़ोन भी तो मेरे बैग में ही होगा। और यह कहते हुए नविता ने अपने सर को चपट लगाई। वो नीचे अपने क्लासरूम में गई। वहाँ उसका बैग पड़ा था। उसने जल्दी से अपने बैग से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला जो साइलेंट पर था। मोबाइल में अब सिग्नल भी नहीं थे और उसके फ़ोन में उसकी माँ के 20 मिस्ड कॉल पड़े थे। नविता थोड़ी इमोशनल हो गई। उसने अपनी फ़ोन गैलरी में अपनी माँ की फ़ोटो देखी और चूमते हुए कहा, मैं ठीक हूँ माँ। उसके पीछे पीछे वो तीनों भी आ गई। उन्होंने फ़ोन को पहली बार देखा था। फिर पिंकी ने कहा, बड़ा सुंदर है ये, चलो एक सेल्फी हो जाए। ये कहते हुए नविता ने अपने फ़ोन की लाइट जलाई और खुशी से फ़ोन को अपनी ओर घुमाया जहाँ वो तीनों भी उसके पीछे खड़ी थी। सेल्फी मतलब? तीनों ने एक दूसरे को देखते हुए पूछा। उसके बाद नविता ने जवाब दिया, सेल्फी मतलब फ़ोटो। ये सुनते ही तीनों ने अपने हाथों से ही अपने बाल को ठीक किए, पर अफसोस कि फ़ोन में उन तीनों की कोई भी तस्वीर नहीं आई क्योंकि वो तीनों भूत थी। तीनों मायूस हो गई। तो नविता ने कहा, अरे निराश मत हो, चलो इस पर गाना बजाकर नाचते हैं।
ये सुनकर तीनों ने आश्चर्य से कहा, अच्छा गाना भी बजता है? तो नविता ने कहा, हाँ, कौन सा बजाऊं? तो पिंकी ने खुश होते हुए कहा, फिल्म गुलामी का बजाओ या फिर राम तेरी गंगा मैली का कोई भी बजा लो। अरे नहीं नहीं, ये फिल्म तो काफ़ी पुरानी है, मेरे फ़ोन में भी नहीं है और नेट चल नहीं रहा है। चलो मैं एक हनी सिंह का गाना बजाती हूँ, फिर सब नाचेंगे, नविता ने उछलते हुए कहा। उसके बाद उसने हनी सिंह का गाना लगाकर फ़ोन रख दिया और गाना बजने लगा। अब चारों खूब नाचने लगी, जैसे आज दिल खोलकर नाचने का मौका मिला हो। नाचने के बाद नविता थक गई, पर वो तीनों नहीं रुकी और गाने बज बज के फ़ोन की बैटरी भी थक कर ख़त्म हो गई। तो गीता ने मायूस होकर कहा, ओह ये तो रुक गया। तो नविता ने कहा, हाँ भाई, मशीन ही तो है। अब पूर्णमासी की चांद का प्रकाश रोशनदान से अंदर आ चुका था। चारों ने नीचे आने का फैसला किया और बातें करते करते नविता ने जैसे जाल से बाहर झांका तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कॉलेज के गेट के अंदर आया है। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। इस पर उन तीनों ने उसका मुंह दबा लिया और एक अंधेरी कमरे में उसे खींचते हुए ले गई। तीनों ने उसका मुंह दबा लिया और एक अंधेरे कमरे में खींचते हुए ले गई। इस पर नविता डर गई और उसने कहा, तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी सहेली हो ना तुम सब तो। अरे हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बस थोड़ा सा काम बाकी है। ऐसा कहते हुए पिंकी ने नविता के सर पर हाथ रखा, जो काफी ठंडा था। उसका हाथ सर पर आते ही नविता बेहोश हो गई। फिर वो तीनों प्रकाश में बदल गई और बारी बारी से नविता के अंदर वो प्रकाश समाने लगा। वहाँ बाहर किसी ने नविता के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उसने पुलिस में सूचना दे दी कि कॉलेज बंद है, लेकिन अंदर से कोई बचाव बचाव की आवाज़ें आ रही है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे कॉलेज को चेक किया तो नविता एक कमरे में बेहोश पड़ी थी। फिर उसे उसके माँ बाप को सौंप दिया गया। थोड़ी देर बाद नविता को होश आ गया और वो बिल्कुल ठीक थी। नविता की माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी। नविता ने अपने परिवार और पुलिस को यही बताया कि उसे नींद आ गई थी और वो ऊपर के फ्लोर पर सो गई थी और जब वो उठी तो कॉलेज बंद हो गया था। अगर नविता अपनी भूतिया सहेलियों के बारे में बताती तो लोग उसे पागल ही समझते। वो समझदार थी और वो ये समझ चुकी थी कि मुंह बंद रखने में ही भलाई है। नविता को पाकर उसके घर वाले बहुत खुश थे। ये सब होते होते अब रात भी हो चुकी थी तो घर वाले उसे कमरे में सुला कर चले गए। अब नविता गहरी नींद में थी। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रहे थे। अचानक नविता के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। उसके हाथ पांव ऐंठ गए और चेहरा सफ़ेद होने लगा। उसके आंखों के नीचे का कालापन बढ़ गया। वो अजीब और बेढंगे तरीके से बिस्तर से उठी और कोई गीत गुनगुनाते हुए गेट खोलकर घर से बाहर आ गई। रात को सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ था। कुत्ते भौंक रहे थे, पर नविता को देखकर कुत्तों ने अचानक रोना शुरू कर दिया। वरना उस गली के कुत्ते रात में किसी को भी उस गली में देखकर अक्सर भौंकते थे। चलते हुए नविता के हाथ पैर एकदम विचित्र से लग रहे थे। अभी नविता सड़कों पे चल ही रही थी कि तभी यूं सुनसान सड़कों पर एक अकेली लड़की को जाता देख कुछ शराबी और उचक्के उस पर कमेंट करने लगे, पर नविता उनको अनसुना कर चली जा रही थी। तभी एक शराबी की हिम्मत बढ़ गई और वो गलत नियत से नविता के पीछे चलने लगा और आगे चलते चलते उसने नविता का मुंह पकड़ा और एक सुनसान गली में घसीटने का प्रयास करने लगा। ना जाने नविता में कौन सी शक्ति समा गई। नविता की गर्दन अकड़ गई और उसने उस शराबी को दूर धक्का दे दिया और वो बिजली के खंभे से टकराकर बेहोश होकर गिर गया। और इसके साथ ही नविता बहुत भयानक तरीके से हंस उठी। थोड़ी देर बाद नविता फिर से सड़क पर चल रही थी। फिर चलते चलते वो एक कोठी के पास जाकर रुकी और उस कोठी को निहारते हुए रो पड़ी और रोते रोते उस कोठी का दरवाजा खटखटाने लगी। उस
उसके खटखटाने की आवाज़ सुन एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। पहले तो नविता उस बूढ़ी को देखती रह गई, फिर माँ माँ कहते हुए उसके गले लग गई। तो उस बूढ़ी ने उसे अपने से दूर हटाते हुए कहा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो नविता ने भरे कंठ से कहा, माँ तुम मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी गीता हूँ। इतना कहते ही नविता के चेहरे में गीता का चेहरा झलकने लगा। गीता मेरी बेटी। इतना कहते हुए वो बुढ़िया नविता के शरीर से चिपक गई। फिर दोनों दिल खोलकर आंसू बहाने लगी। उस बूढ़ी ने नविता के माथे को चूमते हुए पूछा, तो कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? इस पर नविता के शरीर में समाई गीता ने अपनी माँ को कस के गले लगाते हुए कहा, माँ मैं इस लड़की को माध्यम बनाकर आई हूँ। तू भी जानती है मैं जिंदा नहीं हूँ। माँ पर मैंने आत्महत्या नहीं की थी। उस दिन मैंने सहेलियों से बाउंड्री पर चलने की शर्त लगाई थी और मेरा पैर फिसल गया था। तो उस बूढ़ी ने नविता को दुलार करते हुए कहा, मुझे पता था मेरी बच्ची तो आत्महत्या नहीं कर सकती थी। फिर गीता ने अपनी माँ की गालों को सहलाते हुए कहा, हाँ माँ, पर माँ मेरे पास समय कम है। तू जल्दी से हलवा बना कर ले आना। मैं आखिरी बार तेरे हाथों का बना स्वादिष्ट हलवा खाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही उस बूढ़ी औरत ने कहा, रुक बेटा, मैं अभी बना कर लाती हूँ, तू यही बैठा, मैं अपनी लाडो रानी के लिए तुरंत हलवा बना कर लाती हूँ। इतना कहते ही वो किचन में भागते हुए गई। वहाँ जल्दी जल्दी उन्होंने हलवा तैयार किया। उनका शरीर ठंड में भी पसीने से लथपथ हो गया। वो बाहर आंगन में बैठी नविता, जो अब गीता थी, उसे हलवा देकर बोली, तो अब यही रह जा बेटी, देख अब मत जा। मैं तेरे लिए रोज हलवा बनाऊंगी, तुझे खेलने से भी नहीं रोकूंगी और तेरी पसंद का सारा सामान भी ला दूंगी। बस तू अब मुझे छोड़ के मत जा। ऐसा कहते कहते उनकी आंखें छलक गई। तो गीता ने हलवे से भरा चम्मच अपनी माँ की ओर बढ़ाते हुए कहा, माँ हमारी दुनिया के भी कुछ नियम है। अब मेरे पास मेरा शरीर नहीं है और ये जिसके शरीर में मैं हूँ वो भी किसी की बेटी है। उसकी भी तुम्हारी तरह माँ है जो अपनी बेटी को ढूंढेगी। समझो ना माँ, मेरी आत्मा बस इसीलिए भटक रही थी क्योंकि मैं तुझे सच्चाई बताना चाहती थी। तो उसकी माँ ने उसे भरी आंखों से देखते हुए कहा, तू बहुत बड़ी होकर आई है गीता, मैं भी तुझसे वहीं मिलूंगी तेरी दुनिया में। मेरा इंतजार करना मेरी बच्ची। इस पर गीता ने कहा, नहीं माँ, तू भगवान से प्रार्थना कर कि मुझे अब मुक्ति मिल जाए। तो मेरी दुनिया में मत आना माँ, यहाँ अंधेरे के सिवाय और कुछ भी नहीं है। भटकना बहुत बुरा होता है माँ। ये कहते हुए गीता के आंसू उस हलवे में गिर गए। हलवा खाते खाते अचानक से नविता के शरीर से गीता की आत्मा निकल गई और नविता बेहोश हो गई। जब नविता को होश आया तो उसे अपना सर भारी महसूस होने लगा। अपने सामने गीता की माँ को देखकर उसने पूछा, आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? तो गीता की माँ ने उसके सर पर दुलार करते हुए कहा, नविता मैं गीता की माँ हूँ। गीता की माँ? नमस्ते आंटी। ये कहते हुए नविता रुक गई। तो गीता की माँ ने कहा, बेटी वो तुम्हारे शरीर को माध्यम बनाकर आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी, शायद अब उसे मुक्ति मिल जाए। तो नविता ने अपना दुखता हुआ सर पकड़ते हुए कहा, हाँ आंटी, गीता ने आत्महत्या नहीं की थी। चलो बेटी, मैं तुम्हारे कारण ये सच जान पाई, वरना वर्षों मेरे मन में ये सवाल था कि क्यों गीता मुझे यूँ छोड़ कर चली गई। ये कहते हुए गीता की माँ ने फिर से नविता के चेहरे में गीता को देखना चाहा, पर वो नविता ही थी, गीता जा चुकी थी। फिर नविता ने पूछा, आंटी क्या आप मुझे घर छोड़ दोगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं। गीता की माँ ने कहते हुए अपने स्कूटी की चाबी उठाई और नविता को उसके बताए पते पर लेकर चल दी। यहाँ घर पर अभी भी सब सोए लगते थे। गेट अभी भी खुला ही पड़ा था। नविता ने आंटी को बाय किया और अंदर आ गई। गीता की माँ उसे जाता हुआ देखती रह गई। उनके आंसू बहने लगे।
अगले दिन सब सामान्य ही था। नविता अपनी रात वाली सारी कहानी सोकर उठने के बाद भूल गई थी। उसे ये सब सपने की तरह आधा अधूरा से याद था। अगली रात नविता के साथ फिर ऐसी ही घटना घटी। उसका शरीर फिर हलचल पैदा करने लगा। इस बार उसके शरीर में कविता की आत्मा आई थी। नविता फिर बिस्तर से उठकर घर से बाहर आ गई और कविता के घर की तरफ निकल गई। आज कुत्ते उसे देखकर दूर भाग गए। नविता अजीब डरावनी हंसी के साथ सड़क पर उछलती कूदती हुई चल रही थी। कविता का घर एक चौल में था। उसने भी अपने घर पहुंचकर अपने घर का गेट पीटना शुरू कर दिया। उसके घर का गेट एक 22-23 साल की युवती ने खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है। उसके खुले उलझे बाल और उसके अंदर धंसी आंखों को देखकर वो युवती चीख पड़ी, जिस कारण वहां एक युवक भी आ गया। नविता को देखकर उसने पूछा, कौन है तू? भाई तो मुझे नहीं पहचानता। अब नविता के शरीर से कविता की आवाज सुनकर वो युवक डर गया। कविता दीदी? वो बोलकर भौचक्का रह गया। हाँ बाबू, मैं कविता। और यहाँ भी नविता के चेहरे में कविता की झलक आने लगी। दीदी तुम तो। इतना कहते हुए बाबू, जो कविता का छोटा भाई था, उसके मुंह में शब्द ही रुक गए। फिर कविता ने मायूस होते हुए कहा, हाँ बाबू, अब मैं नहीं हूँ, मैं मर ही चुकी हूँ। ये सुनकर पीछे खड़ी युवती बेहोश हो गई। उसे यूं बेहोश होता देख कविता ने पूछा, कौन है ये? मेरी पत्नी है दीदी। ये कहते हुए बाबू अपनी पत्नी को उठाने लगा और कविता को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। तो कविता ने कहा, तूने शादी कर ली बाबू? वाकई में बहुत सुंदर भाभी लाया है। सुन बाबू, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, माँ बाबा से मिलवा दे। तो बाबू ने हकलाते हुए कहा, माँ बाबा? तो कविता ने घबराते हुए कहा, क्यों, कहाँ है वो? जल्दी बोल, मैं उनसे आखिरी बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आत्महत्या करके बहुत गलत किया था। अब वो नहीं रहे दीदी। ये कहते हुए बाबू की आंखें भर आई। क्या? अरे। ये कहते हुए नविता अपना सर पकड़ के बैठ गई। देख दीदी, उनकी फोटो लगी हुई है। ये कहते हुए बाबू कविता को अंदर कमरे में ले गया। वहाँ माँ बापू के बीच कविता के फोटो पर भी माला चढ़ा था। दीदी, तुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। पता है, तेरी याद में बाबा ने कई महीनों तक सही से खाना नहीं खाया था। और माँ का तो पूछ मत, तेरे जाने के बाद वो एक जिंदा लाश बन के रह गई थी। ये बताते बताते बाबू कविता के गले लग गया। अब कविता और बाबू दोनों ही माता पिता को याद करते हुए रोने लगे। कविता ने माँ बाबा की फोटो के आगे माफ़ी मांगी और अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। और प्रार्थना करते करते कविता की आत्मा नविता के शरीर से अलग हो गई। नविता का शरीर वही जमीन पर लुढ़क गया। अब नविता को जब होश आया तो यहाँ भी उसके सिर में बहुत दर्द था। होश में आने के बाद उसने बाबू से सारी बातें जानी और अपने घर छोड़ने को कहा। फिर बाबू ने नविता को घर छोड़ दिया। नविता के घर में आज भी इस बात की कोई भनक न थी कि वो बाहर भी गई थी। नविता पहले की तरह कमरे में आकर सो गई और अगले दिन सुबह जब वो जगी तो पहले की तरह सब उसके दिमाग से निकल चुका था कि पिछली रात क्या हुआ था। अब इस रात फिर यही होने वाला था। नविता फिर गहरी नींद में सोई थी और घड़ी में 2 बजे पिंकी की आत्मा उसमें समा गई और पिंकी की आखिरी इच्छा अपने प्रेमी से मिलने की थी। पिंकी नविता के शरीर को लेकर अपने प्रेमी अरुण के घर आ गई। अब उसने वहाँ गेट के बाहर लगी बेल बजाई। तब बाहर एक 50 साल का आदमी आया और उसके साथ एक जवान लड़का भी था। दोनों नविता को देख ही रहे थे कि कोई लड़की इतनी रात गए यहाँ क्यों आएगी। कि तभी अरुण ने उस लड़की को पहचानते हुए कहा, तुम तो नविता हो ना, जो क्लास 11 की, यहाँ क्यों आई हो? पिंकी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जवान लड़के के गले लगकर रोने लगी और बोली, अरुण मुझसे गलती हो गई। तो उस लड़के ने नविता को पीछे धकेलते हुए कहा, क्या पागलपन है ये?
अरुण नाम मेरे पापा का है, ये जो खड़े हैं, और मैं प्रिंस हूँ, इनका बेटा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? अब नविता के अंदर की पिंकी ने उस बूढ़े को अचंभे से देखा और उसने प्रिंस से कहा, पर तुम्हारी शक्ल तो हूबहू अरुण जैसी है। तो प्रिंस ने बौखलाते हुए कहा, हाँ तो मैं इनका बेटा हूँ, पर तुम यहाँ क्यों आई हो नविता? ये सुनते ही अरुण ने प्रिंस से पूछा, तुम इस लड़की को जानते हो? तो प्रिंस ने कहा, हाँ ये मेरे स्कूल की स्टूडेंट है। तो अरुण ने भी गुस्से में कहा, तो ये यहाँ पर क्या ड्रामा कर रही है? ये सुनते ही पिंकी की आंखें भर आई और उसने कहा, ड्रामा तो मुझे लग रहा है अरुण। हाँ, वो भी तो इतने साल गए हैं। तुम इंसान हो तो बूढ़े हो गए। मैं भी कितनी पागल हूँ। अरुण और उसका बेटा उसे अजीब तरह से देख रहे थे। फिर पिंकी ने अरुण के पास जाकर कहा, अरुण मैं पिंकी हूँ। मैं इस लड़की के शरीर को माध्यम बनाकर तुमसे मिलने आई हूँ। तो अरुण ने झुंझला कर कहा, कौन पिंकी? अब पिंकी ने जोर से सिसकते हुए कहा, अरुण तुम मुझे भूल गए। मैं पिंकी, तुम्हारी प्रेमिका। तो अरुण ने आंखें फाड़कर हकलाते हुए कहा, पिंकी तुम तो मर चुकी थी। तो पिंकी ने कहा, हाँ अरुण, तभी तो मैं कह जा रही हूँ कि नविता के शरीर के अंदर मैं हूँ पिंकी। तो अरुण ने चिल्लाकर कहा, क्या भद्दा मजाक है, निकलो यहाँ से। तो पिंकी ने कहा, अरुण तुम्हें याद है, मैं और तुम अपना होमवर्क मेरी बड़ी बहन रीना से करवाया करते थे और बदले में उनकी चिट्ठी राम किशन जीजा को पहुंचाया करते थे। और एक बार दिवाली की शाम एक दूसरे को किस करने के लिए हम बबीता आंटी के गैरेज में छिपकर बैठे थे और उस कारण घर देर से पहुंचने पर मेरे घर में बवाल हो गया था। और उस खुशबू की माँ ने एक बार हमें रेस्टोरेंट में देख लिया था तो तुम्हारे घर में शिकायत कर दी थी। और जब तक पिंकी आगे कुछ कहती, अरुण ने उसे चुप करवा दिया और उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, चुप हो जाओ पिंकी। हाँ ये वो बातें हैं जो पिंकी के अलावा कोई नहीं जानता। तुम जरूर उसकी कोई बेटी होगी। तो प्रिंस ने कहा, नहीं पापा, इसकी माँ का नाम राखी है। तो अरुण ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो प्रिंस ने कहा, वो कॉलेज के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आई थी। तो अरुण ने फिर से सर पे हाथ रखते हुए कहा, ओह तो तुम पिंकी ही हो, पर अब क्या करने आई हो? उस समय तो गुस्सा, शक, यही सब तुम में भरा था और वही तुम्हें खा गया था। तो पिंकी ने कहा, अरुण माफ कर दो मुझे, पर क्या तुमने शादी कर ली? हाँ पिंकी, क्या करता मैं? तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गया था। मैंने तुम्हें कितना समझाया कि कोई नहीं था हमारे बीच में। ये कहते हुए अरुण की आंखों में आंसू छलक उठे। और शादी मेरे पेरेंट्स ने सविता, जो मेरे मामा के बगल वाले घर में रहती थी, उससे पक्की कर दी थी मेरे बीए पास होते ही। तो पिंकी ने गुस्साते हुए पूछा, वो मोटी सविता, तुम उससे शादी कैसे कर सकते थे? क्या तुम नहीं जानते थे उसने मेरा कॉलेज में कितना मजाक बनाया था? सिर्फ मेरे मैथ में ही क्रॉस लगा था। हाँ पिंकी, पेरेंट्स के आगे मैं हार गया था और अब तो सविता भी नहीं रही। पिछले साल वो हम दोनों को अकेला छोड़ के चली गई, मुझे और मेरे बेटे प्रिंस को, ये जो खड़ा है। ये कहते हुए उसने प्रिंस की तरफ इशारा किया। तो पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बुरा लगा सुनकर, पर अरुण क्या अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तो प्रिंस ने नाराज होते हुए कहा, यह संभव नहीं है। तो पिंकी ने गुस्से से प्रिंस को डांटते हुए कहा, क्यों संभव नहीं है? हाँ। तो प्रिंस ने कहा, तुम जो नविता के शरीर में हो उसका क्या होगा? तो पिंकी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं नहीं जानती नविता का क्या होगा क्या नहीं, मुझे बस अब अरुण के साथ रहना है। तो प्रिंस ने अपने पापा को डांटते हुए कहा, और पापा, आपने तो माँ से लव मैरिज की थी, तो ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो आप? ये सुनते ही पिंकी प्रिंस पर पागलों की तरह टूट पड़ी और उसकी गर्दन दबाने लगी। तो प्रिंस ने जैसे तैसे पिंकी पे कंट्रोल पाया और उसे एक चादर में बांधकर वहीं बिठा दिया। अरुण ने भी पिंकी को समझाने की कोशिश की, पर वो किसी की बात नहीं मान रही थी। अब उसको समझाने बुझाने में सुबह भी हो गई और प्रिंस ने कॉलेज के ऑफिस से
नविता के पिताजी का फ़ोन नंबर लिया और फ़ोन पर ही उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्हें बुलाकर नविता को उन्हें सौंप दिया। पर अब नविता का यूं अजीब व्यवहार देखकर उसके पिता उसे मानसिक चिकित्सक के पास लेकर गए। वहाँ भी नविता अपना नाम पिंकी बताती रही और अरुण के पास जाने की जिद करती रही। अब घर में आकर भी पिंकी का अरुण के पास जाने की जिद वाला नाटक शुरू था। नविता की माँ उसका ये रूप देखकर रोने लगी। तभी उनकी नौकरानी ने उनको किसी तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी। वहाँ जाकर तांत्रिक को सारी बातें बताई गई। तांत्रिक को देखकर पिंकी की आत्मा घबरा गई। अब नविता की आंखें ऊपर चढ़ गई और चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। फिर तांत्रिक के कुछ तंत्र क्रिया करने पर पिंकी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं नविता का शरीर नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। तो तांत्रिक भी जिद्दी था। उसने कहा, तुझे जाना होगा, तो इस तरह किसी के शरीर पर कब्जा नहीं कर सकती दुष्ट। अब नविता की आवाज बहुत भारी हो गई। नहीं, मैं अपने अरुण को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो एक कोने में बैठी बार बार अजीब तरह से झूम रही थी। तांत्रिक ने उसके बाल में कुछ गांठें लगाई और उसके हाथ एक डोरी से बांध दिए और कहा, क्यों नहीं जाएगी? ये तेरा शरीर नहीं है मूर्ख, तूने तो अपना शरीर बहुत सालों पहले ही खत्म कर दिया। तो नविता ने कहा, नहीं, मैंने खत्म नहीं किया। और इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे पेट में अरुण का बच्चा था, जिस कारण अरुण ने मुझे ऐसा करने की सलाह दी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तो तांत्रिक ने परिवार वालों से कहा, ये अरुण कौन है? उसे बुलाओ। तो नविता के पिता अरुण को लेकर तांत्रिक के पास आ गए। अब अरुण और पिंकी दोनों आमने सामने थे। पिंकी ने चिल्लाते हुए कहा, अरुण, तेरे कहने पे मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब ये क्या था? तूने मुझे धोखा दिया था। तो क्या करता मैं? तुम्हारी जिद और शक से तंग आ चुका था और तुम पेट से भी हो गई थी। तुम्हारा बार बार झगड़ा करना, यूं शक करना, इतना प्रेशर हो गया था। और उस समय मैं सिर्फ 12वीं में था। सविता मेरी अच्छी दोस्त थी। उसी ने मुझे बताया था कि फिनाइल पीने से बच्चा गिर जाता है और फिर मैंने तुम्हें फिनाइल पीकर बच्चा गिराने की सलाह दी थी। ये सब कहते हुए अरुण रोने लगा। यही मेरी मौत का कारण बन गया अरुण, और तूने उस सविता से ही शादी कर ली। पिंकी ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद सविता मेरे बहुत करीब आ गई थी। उसी के पिताजी की वजह से मैं बच पाया, वरना मैं जेल में पड़ा होता। तुम्हारी मौत के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात सामने आई तो रुपए भरकर उन्होंने इस बात को दबाया था। अरुण ने बोलना जारी रखा, और इस तरह मैं सविता के बोझ तले दब गया। मुझे उससे शादी करनी पड़ी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोषी हूँ तो माफ कर दो मुझे। अरुण माफी मांगते हुए बोला, नहीं, अब मैं तेरे साथ रहूंगी। पिंकी ने चिल्लाते हुए कहा। तभी वह दो और आत्माएं प्रकट हुई, जिन्हें सिर्फ पिंकी और तांत्रिक ही देख पा रहे थे। ये दोनों कविता और गीता थी। कविता ने पिंकी से कहा, पिंकी, हम तीनों ने शपथ ली थी कि हम नविता के शरीर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आखिरी बार अपने प्रियजनों से मिलकर इसे छोड़ देंगे। फिर गीता ने कहा, अपना वादा निभाओ पिंकी, इस मासूम को जाने दो। तो पिंकी ने उनपे नाराज होते हुए कहा, नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अब इस बात को सुनकर उन दोनों ने पिंकी की आत्मा को नविता के शरीर से बाहर खींचना शुरू किया। पिंकी और उनके बीच खूब लड़ाई हुई और अंत में उन्होंने पिंकी की आत्मा को बाहर खींच लिया। जैसे ही पिंकी की आत्मा नविता के शरीर से बाहर हुई तो तांत्रिक ने नविता के शरीर को एक पवित्र डोर से बांध दिया। अब पिंकी दोबारा नविता के शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी और यह देखकर कविता और गीता हंसने लगी। फिर वो दोनों गायब हो गई। अब पिंकी भी निराश होकर एक और खड़ी हो गई और प्रकाश बनके उड़ गई।
तांत्रिक ने नविता के परिवार को सलाह दी कि नविता को उस स्कूल में जाने मत देना। नविता के पापा ने उस घटना के बाद नविता का स्कूल बदलवा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सपोर्ट करना। कैसे? बस इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।